चलो साहब, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बढ़िया ही हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे होंगे। चलें सर, इसी उम्मीद के साथ हम आ गए हैं आज एक और चैप्टर लेकर फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। सर सबसे ज़रूरी बात कि सर ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का वेटेज रखता है। तो गवर्नमेंट बजट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा मालिक 6 मार्क्स का वेटेज रखेगा आपके एग्जाम में। चलें साहब शुरुआत करते। तो अगर मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट को छोड़ दूं और केवल एक ही शब्द पर बात करूं, वो है बेटा बजट। तो हमने और आपने भी अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो बजट बनाया ही है। सर बेसिकली हम और आप बजट बनाने में करते क्या थे, या जब मैं मेरा पर्सनल बजट बनाता हूं तो मैं उसमें क्या करता हूं। सर बेसिकली जब हम बजट की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि सर हमारी रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं, और सर हम अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं। बेसिकली इन दोनों ही बातों का जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वही हमारे लिए क्या कहलाता है, बजट। अब क्योंकि ये हमारा बजट है, पर्सनल बजट है, अब क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा इस कंट्री को रन करने के लिए, तो उनको भी अगर कंट्री को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, रन करना, तो उन्हें उसके लिए सर कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए मतलब उनको रेवेन्यू भी चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं किस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए, खर्च किया जाए, वो भी उनको देखना पड़ता है। तो जैसा हमें और आपको अपना बजट बनाना पड़ता है, वैसे ही बेटा गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, और वही बेटा आज का हमारा चैप्टर है। आइए साहब बात करते हैं और देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। उन्होंने बोला सर गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर वो व्हाई दे आर calling the financial statement, because it the statement which comprises the information relating to finance। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज आइटम वाइज एस्टीमेट। बेटा ये इंपॉर्टेंट शब्द है, वो है सर एस्टीमेट। मतलब यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर जो गवर्नमेंट बजट होता है वो बेटा एक्चुअल डेटा हमको नहीं बता रहा है, ये आने वाले साल की कहानी बता रहा है कि आने वाले जो नेक्स्ट ईयर है, एक साल में गवर्नमेंट कहां कहां से कितना कितना रेवेन्यू अर्न कर सकती है, और कहां कहां किस किस जगह वो कितना खर्चा करेगी। अभी ये एक्चुअल डेटा नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट बजट जो बनता है वो ऑलवेज बनता है बेटा एस्टीमेट बेसिस पर। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ, देखो लिखा है ना, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सर एक्सपेक्टेशन लगा रही है कि जितने भी सोर्सेज हैं वहां से मुझे कितनी कितनी रेवेन्यू अर्न हो सकती है, इसलिए उसको क्या बोला गया, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। और सर अगर गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि मुझे इस सोर्स से इतना इतना पैसा आएगा, तो ये पैसा हम कहां कहां खर्च करने वाले हैं, अभी वो खर्च किया नहीं है, करने वाले हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया, एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। और ये जो बजट बनता है वो केवल एक साल का जनरली बनाया जाता है, जिसको आप फिस्कल ईयर बोलते हैं, जो शुरुआत होता है 1 अप्रैल पर और खत्म होगा 31 मार्च। तो उसी को ही जनरली हम अपने कॉमर्स की लैंग्वेज में फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। चले मालिक, हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी सब्जेक्ट में, तो हमें बेटा इनकी जो वोकैबुलरी है इसके ऊपर बहुत अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। सर आप हर चीज को देखो रट नहीं सकते हो, लेकिन आप कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वर्ड हैं, अगर उनको कैरी करके जाते हो तो उनको यूज करके आप बहुत बढ़िया एक थ्योरी क्रिएट कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर। सर थ्योरी बनाने की शुरुआत करते हैं। हमने बोला गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो क्या शो करेगा, सर आपको, सर शो करेगा वो आइटम वाइज एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। तो सर गवर्नमेंट बजट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपको आइटम वाइज एस्टिमेशन बताएगा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर का। सर ये जनरली किसके लिए बनाया जाएगा, फॉर अ फिस्कल ईयर। अगर यहां तक आपको कहानी समझ में आती है, मतलब आप मीनिंग समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। सर बजट क्यों नीडेड है, क्यों जरूरी है, तो उन्होंने वो बताया बजट इज नीडेड टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। बेटा जब हम नया बजट बनाने जा रहे हैं तो हमने पिछला बजट से भी तो कुछ सीखा होगा, हमने पिछली गलतियों से भी कुछ सीखना है। तो सर गवर्नमेंट का लास्ट ईयर का बजट क्या था, उसके बेसिस पर या उन्होंने फाइनेंशियल किस हिसाब से परफॉर्म किया है, इसको आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं बजट की हेल्प से। आगे क्या लिखा, ये जरूरी है बेटा,
देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बजट। बेटा इंडिया में दो टाइप के बजट ही बनाए जाते हैं, एक को बोलते हैं बेटा यूनियन बजट और एक को बोलते हैं स्टेट बजट। यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट बजट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। In this topic, we all are going to talk about union budget, which is prepared by सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है लोकसभा के अंदर। आपको पता है पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। सो गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जनरली ये फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। चलें सर आगे आ जाते हैं। अब सर क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, व्हाट आर दी पर्पस, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव। सर पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का। सर सबसे पहला क्या लिखा है, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर यहां पर जो रिसोर्सेज की बात है, यहां पर मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से अलोकेट किया जाए, वो काम किया जाता है गवर्नमेंट के बजट के द्वारा। क्या लिखा है सर, इट हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज कीपिंग इन व्यू सोशल एंड इकोनॉमिक। देखो लिखा है सर, जब भी गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को अलोकेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो डिस्ट्रीब्यूट करते समय वो ध्यान रखेगी कि सर कुछ रिसोर्सेज हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। ऑन दी अदर हैंड कुछ रिसोर्सेज हमें इस तरीके से या ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है या अलोकेट करना है जहां से कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया जा सके। सर जब वो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगी तो सर करेगी कैसे। सर देखो पहला लिखा है अलाउंसेस एंड टैक्सेस, टैक्स कंसेशन। मतलब सर गवर्नमेंट को जो भी सेक्टर ऐसा लगता है जिसको वो प्रमोट करना चाहती है, वहां पर वो क्या दे देगी, आपको टैक्स में छूट दे देगी। सर ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स जो कि नेसेसिटी है लोगों के लिए, जो बहुत जरूरी है, तो सर उनको प्रमोट करने के लिए वो क्या दे देगी, सर आपको टैक्स में छूट वगैरह दे देगी। ऑन दी अदर एंड ऐसे कुछ गुड्स जो थोड़ा सा हजार्डियस नेचर के होते हैं, उनके प्रोडक्शन पर वो क्या लगाएगी, ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी। वो आपको उसमें छूट ना देकर टैक्सेस आपसे ज्यादा हायर लेगी, जैसे टोबैको, एल्कोहल, लीकर, ये सारी चीजें। दूसरा उन्होंने लिखा है डायरेक्ट प्रोडक्शन। सर दूसरा उन्होंने लिखा है डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो प्राइवेट सेक्टर बेटा ऑलवेज वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जहां पर प्रॉफिट ज्यादा हो। मतलब सर जहां पर प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर उस एरिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन सर इसका मतलब यह है कि फिर उन चीजों का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। आंसर इज नो। सर जहां पर प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट ना ले, फिर उन चीजों का प्रोडक्शन डायरेक्टली कौन करता है, गवर्नमेंट खुद करता है, और उसी को बोलते हैं बेटा डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज को अलोकेट करते समय गवर्नमेंट दो बातों का ध्यान रखेगी, सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सर दो बातों का ध्यान रखेगी, वो है सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सर जब रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जा रहा होगा तो वो कैसे करेगी सर रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 1, टैक्स में आपको कंसेशन वगैरह दे देगी, और दूसरा खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी किस ऐसे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में जिनमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। सर पॉइंट नंबर 2, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। बेटा ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं है जिसमें इनकम और वेल्थ को इनइक्वालिटी ना हो। हर इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट होता है इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। लेकिन गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इस इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। सर कैसे मिनिमाइज करेंगे। सर जो एलाइट क्लास ऑफ पीपल है, जो रिच पीपल हैं, इनके ऊपर लगाएंगे वो टैक्सेस ज्यादा, और जो लोअर क्लास है जिनकी इनकम बहुत कम है, उनको क्या देंगे हम, सब्सिडीज वगैरह देंगे। तो अगर आप सोच कर देखो ऐसा कुछ पोजीशन है, ये अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, ये पुअर लोग हैं, इनको सब्सिडी दी गई तो ये थोड़ा सा ऊपर आएंगे, जबकि इनसे हमने टैक्स ज्यादा लिया तो ये आएंगे नीचे। तो ये देखो मिनिमाइज किया जा रहा है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को। क्या बात समझ में आती है, पक्का। मूविंग अहेड सर पॉइंट नंबर 3 या ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है। मतलब इकोनॉमी में अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो या डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए खराब हैं। हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जहां पर इकोनॉमी सर स्टेबल हो। तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम भी गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू करती है। अभी हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के बहुत सारे टाइप होते हैं। बेसिकली 3 टाइप तो आप देखोगे ही सर, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट। तो कब कौन सा बजट बनाना है
ये डिपेंड करता है इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। तो इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टाइप का बजट बनाएगी जो इकोनॉमी के फेवर में होगा, और इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगला लिखा है बेटा मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस। सर बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, जैसे आपका रेलवे। तो सर उन सेक्टर्स को या उन एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए। तो सर वो पैसा, वो फंड कहां से आएगा, बजट के थ्रू आता है। तो सर यही होता है मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेस। अगला ऑब्जेक्टिव होता है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको पता है हर इकोनॉमी बेटा ग्रो करना चाहती है, और ग्रोथ का बहुत बढ़िया मेजर या तरीका होता है बेटा जीडीपी। गवर्नमेंट हर संभव काम करेगी जिससे किसी भी कंट्री का जीडीपी क्या हो, इंक्रीज हो। जीडीपी का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू हर वो काम करेगी कि सर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, और उस तरीके से इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके। लास्ट जो लिखा है बेटा डिक्रीज रीजनल डिफरेंसेस। सर आप देखें ना, एरिया वाइज अगर बात करेंगे तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, जबकि उसी समय पर अगर छोटा कोई आसपास का एरिया देखोगे तो वो अंडर डेवलप है। तो बेटा गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या करेगी कि जो एरिया बहुत पीछे छूट गया है, जो अंडर डेवलप है, कुछ ऐसी स्कीम लाएगी जिसके थ्रू जो एरिया अंडर डेवलप है, जो पीछे छूट गया है, उसको कहीं ना कहीं डेवलप किया जा सके और ऑलरेडी जो डेवलप एरिया है उसके बराबर में लाया जा सके। जैसे मैं कॉन्सेप्ट आपको हमेशा बताता हूं कि एक एरिया जो होते हैं ना बहुत पीछे छूट जाते हैं, तो उन एरियाज को डेवलप करने के बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है SEZ का। गवर्नमेंट क्या करती है, उस एरिया को डिक्लेयर कर देती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आप वहां पर इंडस्ट्री या फैक्ट्री ओपन करते हो तो हो सकता है आपको सब्सिडी मिल जाए, हो सकता है आपको टैक्स में बेनिफिट मिल जाए, जिसको टैक्स हॉलीडेज बोलते हो आप। तो अब लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उस एरिया में जाकर इन्वेस्ट करेंगे। वहां पर जब इन्वेस्टमेंट होगा सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो वो एरिया क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और इस तरीके से जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उसको क्या किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा। सर अब अगर मैं अभी फिलहाल क्वेश्चन की बात करूं तो देखो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट नहीं पूछेंगे वो आपसे, लेकिन बेटा आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्टिव किसी एक पर नोट्स 100% तुमसे पूछा जाएगा फॉर 3 मार्क। वो 3 मार्क में किसी एक पर पूछेंगे कि सर इसको आप एक्सप्लेन करें कि एक तरीके से गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए आपको इसका बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। चलें सर, मूविंग अहेड। और मालिक ये वो चीज़ है कि अगर इसको आप समझ जाते हो तो मेरे हिसाब से आपका बहुत बेहतरीन लेवल पे काम हो जाएगा, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ बजट। क्योंकि यहां से अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बेटा एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। सर कंपोनेंट ऑफ बजट को अगर आप समझेंगे तो आइए सर देखते हैं एक बार क्या लिखा है कंपोनेंट ऑफ बजट में। सर अगर बजट का कंपोनेंट आप देखो तो सर सबसे पहला एक होता है बजटेड रिसीट और दूसरा होता है बजटेड एक्सपेंडिचर। सर बजटेड रिसीट मतलब क्या आएगा कि सर गवर्नमेंट के पास जो पैसा आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, बजटेड रिसीट। लेकिन जो गवर्नमेंट ने एस्टीमेट लगाया है खर्च करने का, एक्सपेंस करने का, उसको हम बोलते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। सर बजटेड रिसीट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। और सर बजटेड एक्सपेंडिचर इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर अगर आप रेवेन्यू रिसीट को देखोगे तो रेवेन्यू रिसीट कैन बी ऑफ 2 टाइप, एक होती है टैक्स रेवेन्यू या टैक्स रिसीट, और एक होती है बेटा नॉन टैक्स रिसीट। आइए साहब इसमें फिलहाल काम का इतना ही है, चलो ऊपर आ जाते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सर अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सर डिटेल में सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट होती क्या है, और आप समझिए मेरी बात को। इसको बेटा आपके एग्जाम में पता है वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपके एग्जाम में वो 3-4 ऐसे स्टेटमेंट डाल देंगे और आपसे बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करें कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल। आप आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है। आप समझ लें, चाहे चल रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, मैं अभी रिसीट और एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा हूं, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो। सर रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रिसीट और एक्सपेंडिचर है जो आपकी असेट्स और लायबिलिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, जबकि कैपिटल नेचर का वो खर्चा या इनकम होती है जो आपकी कहीं ना कहीं असेट्स या लायबिलिटी पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर डालेगी। तो पहला तो आप यही समझ लें, बाकी अपन और इन डेप्थ चलते हैं। सर सबसे पहले उन्होंने समझाया रेवेन्यू रिसीट। 2 ही बातें याद रखना है बेटा रेवेन्यू रिसीट में। सर कौन सी 2 बातें हैं?
सर रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है, कौन सी रिसीट सर? जो सर गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट ना करे और ना ही उनकी असेट्स को रिड्यूस करे। मतलब सर सिंपल, गवर्नमेंट के पास पैसा आया मतलब उनके लिए रिसीट है। अब हमें ये क्लासिफाई करना है कि सर जो गवर्नमेंट के पास ये पैसा आया है वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। अगर उस रिसीट से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो और ना ही कोई असेट्स डिक्रीज हो, मतलब देयर इज नो चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटी, अभी यही बोला था, तो वो कहलाएगा मालिक रेवेन्यू रिसीट। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्का? तो मतलब सर रेवेन्यू रिसीट मतलब वो रिसीट जो ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ाएगी और ना ही असेट्स को कम करेगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, तो क्या ये जो आपसे टैक्स लिया उन्होंने, क्या ये बाद में जाकर उनको तुम्हें रीपे करना पड़ेगा, वो तुम्हें वापस देते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी। तो ऐसी रिसीट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ना तो इसने गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाया ना किसी असेट्स को कम किया, तो ऐसी रिसीट को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। आगे बढ़ते हैं सर। रेवेन्यू रिसीट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था इनटू टू में बेटा, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सर जो पैसा गवर्नमेंट के पास आए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। सर ऐसी रेवेन्यू रिसीट जो टैक्स के अलावा हो तो उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आओ सर देख लेते हैं एग्जांपल, अभी अपन दे देंगे सर। टैक्स का तो सिंपल होता है सर, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, टैक्स रेवेन्यू है। अब टैक्स के अलावा जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा उन्होंने चालान काट दिया, तुम अभी आ रहे थे कोचिंग गाड़ी से और रेड सिग्नल तुमने तोड़ दिया, उन्होंने चालान काट लिया, क्या ये टैक्स है? इट इज अ फॉर्म ऑफ पेनाल्टी, ये टैक्स नहीं है। तो ये वो टैक्स रेवेन्यू में डालेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में डालेंगे? ये डालेंगे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। चलें सर, अब यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क। एक मैंने क्वेश्चन आपको बताया ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कल को वो नहीं आएगा तो बेटा 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपके लिए बेटा टेबल बना दिया, आप उसको एक बार देख सकते हैं, यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो ऑलवेज चार्ज किया जाता है किसके ऊपर? इनकम और वेल्थ के ऊपर। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। Sir, income tax is the example of direct tax and GST is the example of indirect tax. Sir, direct tax जो होते हैं इनका जो बर्डन है पेमेंट करने की, जो लायबिलिटी है वो उसी पर्सन पर आती है जिस पर वो चार्ज किया गया है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस पर सर बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। और तीसरे में आप एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है, तो ये आप एक बार टेबल देख लीजिएगा बेटा, बहुत बढ़िया है, एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन यहां से बनता है। मूविंग अहेड सर, अभी हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू रिसीट, अब आ गया सर कैपिटल रिसीट। सर क्या बोला उन्होंने? कैपिटल रिसीट मतलब कौन सी रिसीट? विच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूसेस फाइनेंशियल असेट्स। मतलब सर गवर्नमेंट के पास पैसा आया, अगर वो रिसीट या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा दे और या तो असेट्स को कम कर दे, मतलब अगर वो रिसीट आपकी असेट्स या लायबिलिटी पर कोई चेंज ला रही है तो फिर वो कहलाएगी कैपिटल रिसीट। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आया मतलब रिसीट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि रेवेन्यू है या कैपिटल है। सर लोन लिया, लोन मतलब लायबिलिटी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्या हो गई होगी? अब भी बोला देखो, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो कहलाएगी कैपिटल रिसीट। मान लो दूसरा एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, शेयर इज एन इन्वेस्टमेंट, असेट्स है, और मान लो उन्होंने इस साल वो शेयर्स बेच दिए, रिडक्शन इन, ये देखो रिडक्शन इन, अगेन इससे जो पैसा आएगा, शेयर को बेच के जो पैसा आया वो क्या है? कैपिटल रिसीट। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्का? यहां पर बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, वो आपके सामने 3-4 जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए, वो ऐसे ही आपके सामने ट्रांजैक्शन दे देते हैं और बोलते हैं आइडेंटिफाई करें कि रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा रिसीट की कहानी। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी 2 ही टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है आपका
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ, मतलब सर गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है लेकिन उस खर्चा करने से ना तो कोई असेट्स बढ़ रही है ना तो कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ये दोनों ही काम नहीं हो रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट का खर्चा करने से ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़े और ना ही कोई लायबिलिटी कम हो, तो ऐसे खर्चे को हम कैटेगराइज करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही है, गेटिंग द कॉन्सेप्ट? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एक्सपेंडिचर विच लीड टू क्रिएशन ऑफ असेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटी। सर गवर्नमेंट ने खर्चा किया और खर्चा करने से या तो उसकी असेट्स क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, या तो लायबिलिटी क्या हो जाए। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो वो खर्चा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था कि नहीं लिया था, मान लो उसको रीपे कर दिया, रीपे किया मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा किया, क्या उनकी असेट्स बढ़ी? नहीं नहीं सर नहीं बढ़ी, लेकिन सर लायबिलिटी कम हो गई, मतलब सर देयर इज अ चेंज इन असेट्स और लायबिलिटी, तो फिर वो खर्चा कौन सा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो चलेगा? यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आइडेंटिफिकेशन को रिलेटेड, तो वो आपको एक बार समझ लेना है। आइए साहब आगे बढ़ जाते हैं। ये है बेटा टाइप ऑफ बजट जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था ना ऑब्जेक्टिव के अंदर। सो बेसिकली देयर कैन बी अ 3 टाइप्स ऑफ बजट। एक होता है बेटा बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट। बेटा अगर आपका बजटेड रेवेन्यू बराबर हो किससे? बजटेड एक्सपेंडिचर से। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एस्टिमेशन कर रही है कि आने वाला जो साल है उसमें हमें लगता है कि 100 CR की रेवेन्यू हमें मिल सकती है और गवर्नमेंट ने खर्चे का प्लान भी कितना बनाया है? 100, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। दूसरा होता है बेटा सरप्लस बजट कि गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन लगाया कि रेवेन्यू तो होगी 100 करोड़ लेकिन हम खर्चा करेंगे 80 CR, मान लो 80 करोड़, तो इसको बोलते हैं सरप्लस, क्योंकि आपके पास पैसा बच रहा है इसलिए उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। इसका उल्टा होता है बेटा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या करने वाली है बेटा? आपकी जो रेवेन्यू है बेटा वो कम है, ये देखिए आपकी रेवेन्यू कम है बेटा कंपेयर टू आपके खर्चे, मतलब गवर्नमेंट को लगता है कि मिलेंगे तो 100 करोड़ लेकिन हम खर्च करेंगे बेटा 120 करोड़, वही मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। अब क्या सर टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है? आंसर इज नो। लेकिन सर डेफिसिट के अंदर से 3 टाइप के डेफिसिट निकलते हैं जहां से बहुत ही बढ़िया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो सर अब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की अपन ना तैयारी कर लेते हैं। मैंने कहा 3 टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, वन इज सरप्लस, दूसरा डेफिसिट और तीसरा बैलेंस। डेफिसिट के अंदर कितने आए गए? 3। सर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, और इनके ऊपर आता है क्वेश्चन कि आपको ये तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलेगा? आइए साहब सीखते हैं कैसे होगा। सर रेवेन्यू, नाम ही देखो ना, रेवेन्यू डेफिसिट। सर रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सर अगर मैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दूं तो मेरे सामने जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। सर रेवेन्यू डेफिसिट में केवल और केवल हमें रेवेन्यू नेचर के ही चीजें लेनी है, रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा लेना है और रेवेन्यू नेचर की ही रिसीट लेनी है। इसमें कैपिटल नेचर का कोई काम, क्योंकि नाम ही है ना उसका, देखो रेवेन्यू, तो कैपिटल का तो यहां काम। तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। अब बेटा माइनस प्लस वही कर पाएंगे जो आइडेंटिफाई कर पाए कि इनमें से रेवेन्यू कौन सा और इनमें से कैपिटल कौन सा है। आगे आ जाते हैं। सर दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। सर फिस्कल डेफिसिट में वर्ड देखो, उन्होंने लिखा टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर। टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस क्या करना है? टोटल बजटेड रिसीट। सर टोटल बजटेड रिसीट मतलब कैपिटल रिसीट भी और रेवेन्यू रिसीट भी, लेकिन जब आप रिसीट निकाल रहे होंगे तब हमें उसमें से बोरोइंग को बाहर कर देना है। मतलब मुझे लेना है बजटेड रिसीट
एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। हमें बोरोइंग्स को बजटेड रिसीट में इंक्लूड नहीं करना है व्हाइल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। ऑलवेज रिमेंबर फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। मतलब सर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे बोले कि कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट और उन्होंने बोरोइंग का अमाउंट दे रखा है, तो मालिक कुछ भी कैलकुलेट मत करना, फिस्कल डेफिसिट ही बराबर बोरोइंग के होता है। तो से फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा बोरोइंग इक्वल्स टू 50 करोड़, तो आप लिख देना फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू 50 करोड़, क्योंकि बोरोइंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। बोलो चलेगा? आइए मालिक आगे बढ़ते हैं। तीसरा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है सर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट का फिगर को अमाउंट को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मालिक प्राइमरी डेफिसिट। अब एक क्वेश्चन पता है वो तुमसे क्या पूछते हैं, टोटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, कि सर कब आपका फिस्कल डेफिसिट बराबर होगा प्राइमरी डेफिसिट के? कब आपका फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज बराबर होगा प्राइमरी डेफिसिट के? तो सिंपल है सर, व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो। सर जब इंटरेस्ट पेमेंट जीरो होगा तो आपका फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? ऑलवेज बराबर होंगे। सो सिंपल, सो इजी। चलेगा क्या? तो ये थे बेटा 3 टाइप ऑफ डेफिसिट्स, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। यहां से क्वेश्चन ऑलवेज न्यूमेरिकल आएगा, सो आपको वो ध्यान रखना है। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं बेटा? ये अभी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि जब भी वो डेफिसिट की बात करते हैं तो उसके इंप्लीकेशन, इंपैक्ट जरूर पूछते हैं कि कल को अगर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ तो क्या होगा, उनको बोलते हैं इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन मतलब इंपैक्ट क्या होंगे, इफेक्ट क्या होंगे। सो आइए सर आप एक बार देख लेते हैं। सर अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इंप्लीकेशन क्या क्या है? सर सबसे पहला, इट लीड टू रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर विदाउट इन्वेस्टमेंट। आप सोचकर देखो, अगर आप रेवेन्यू नेचर का खर्चा ज्यादा कर दो और इनकम कम हो तभी तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। जब खर्चे ज्यादा हो और इनकम कम हो, मतलब आपने सर फ्यूचर आने वाली जनरेशन पर रीपेमेंट का खर्चा जबरदस्ती डाल दिया है, जबकि आपने उसके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। पहला। दूसरा, इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बेटा अगर आपका रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आप खर्चे अननेसेसरी कर रहे हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं। और इट इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्सेस। सर अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो कहीं से पैसा रिकवर करेगी, और गवर्नमेंट का पैसा रिकवर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है सर टैक्स की रेट को बढ़ा देना। तो अगर इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है तो आप ये समझ लें कि अब टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। सर सेकंड, फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? इट लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सर कहीं ना कहीं अब इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ तो दबाव और पड़ने वाला है। दूसरा, कंट्री हैज टू फेस डेट ट्रैप। बेटा आप क्योंकि खर्चे ज्यादा कर रहे हो और उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू है नहीं, तो आप फिर करते हो बोरोइंग। भाई खर्चा करने के लिए बोरोइंग तो करनी पड़ेगी, और बोरोइंग मतलब डेट, तो आप फिर डेट के एक ट्रैप, एक चक्र में फंसने वाले हो। इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड, अरे यार एक बात बताओ, जब आप उधारी इतनी लिए जा रहे हो तो फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में तो क्या ही सोच पाओगे? उधारी ही चुकाने में ही अपनी लाइफ निकल जाएगी या इकोनॉमी उसी में ही उलझी रहेगी। सो एक ये भी बेटा इंप्लीकेशन है किसका? फिस्कल डेफिसिट का। सर मेजर्स क्या क्या हैं, तरीके क्या क्या हैं फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के? सर सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मैं तुमसे पूछूं कि सर डेफिसिट में ना जाओ तुम लोग, तो उसका तरीका क्या है? तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये तो सर खर्चों को कंट्रोल करो। अगर आपको लगता है कि आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो तो उन खर्चों को क्या करना है सर? आपको रिड्यूस करना है, आप कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल लाएं। इंक्रीजिंग रेवेन्यू, और दूसरा तरीका या तो खर्चे कम करो या तो रेवेन्यू बढ़ा दो, दो ही तो तरीके होते हैं मालिक। सो या तो खर्चों को कम कर लो या रेवेन्यू आप बढ़ाओ। टैक्सेशन के तरीके से भी बढ़ा सकते हो, और उसके अलावा जो अदर तरीके हैं उनसे भी आप रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ये बेटा इनके तरीके थे। मूविंग अहेड, बेटा यहां पर मैंने देखो एक क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने एक तो क्लासिफिकेशन को लेकर क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा एक रेवेन्यू का, एक एक्सपेंडिचर का है, और जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा ये कैलकुलेशन बेस्ड है। जो मैंने आपको बोला था कि वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आपको कैलकुलेट करना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो आप इन तीनों क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। आगे आ जाते हैं, और सबसे
बढ़िया चीज कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ चैप्टर बच्चे के मन में एक ही डाउट होता है कि सर ये रेवेन्यू और कैपिटल कैसे आइडेंटिफाई करें ना, ये थोड़ा सा खिचड़ी है, समझ में नहीं आता है। तो मैंने उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ना बेटा एक अपन बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज में ना एक फ्लो चार्ट निकाल रखा है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप बहुत बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपको रेवेन्यू और कैपिटल को कैटेगराइज करने में बिल्कुल बिल्कुल मतलब 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। सर स्टेप नंबर 1, स्टेप के हिसाब से चलिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है ये डिसाइड करो। सर जैसे ही आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करें कि वो रेवेन्यू है या एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि बजट हम अपने घर का नहीं बना रहे, गवर्नमेंट का बना रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही? सो स्टेप नंबर 1 में हमने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है या खर्चा है। अगर रेवेन्यू है तो आपको इधर जाना है, अगर खर्चा है तो फिर इधर आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए मैंने इन स्टेप्स को देखो 2 ही लिखा है, स्टेप नंबर 2 भी यही है और इधर भी 2 ही है। अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं सर जो ट्रांजैक्शन है वो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है तो आप इधर चले जाओ, नहीं सर वो गवर्नमेंट के लिए खर्चा है तो फिर इधर चले जाओ। अब रेवेन्यू है तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है कि वो रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। आ जाओ, अगर रिसीट वो कैपिटल रिसीट होगी तो या तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाएगी, देखो ये बना है ऊपर का साइन, और या तो असेट्स को, बेटा कभी दोनों काम एक साथ नहीं होंगे, हा? और लिखा है बीच में। तो अगर कोई रिसीट गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी को बढ़ा दे या असेट्स को कम कर दे तो बेटा वो होगी फिर कैपिटल। बेटा कोई रिसीट ना तो, देखो हिंदी में लिखा है ना तो लायबिलिटी को बढ़ाए ना तो असेट्स को रिड्यूस करे तो वो हो जाएगी रेवेन्यू रिसीट। बोलो बात समझ में आती है? और खर्चों के लिए क्या है सर, अगर कोई भी खर्चा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट मींस वो या तो गवर्नमेंट की असेट्स को बढ़ा रहा होगा या तो उनकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा होगा। अगर कोई गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की या तो असेट्स को बढ़ा दे या लायबिलिटी को कम कर दे तो मान लो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो ना तो गवर्नमेंट की असेट्स को बढ़ाएगा ना लायबिलिटी को कम करेगा। सो सिंपल कंक्लूजन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही बोला था, रेवेन्यू नेचर मतलब देयर विल बी नो चेंज इन असेट्स और लायबिलिटी, जबकि कैपिटल जो होता है नेचर का वो असेट्स और लायबिलिटी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर लाएगा। आई होप आपको इससे कुछ तो आइडिया फिलहाल बैठ रहा होगा। इससे सिंपल और तो क्या ही कर सकते हैं, पूरा हिंदी में ही लिख रखा है मैंने, मतलब इंग्लिश बोलते हैं ना अपन इसको, तो मैंने उसमें आपके लिए काम कर रखा है। सो ये रहा बेटा पूरा का पूरा चैप्टर जिसका नाम है बेटा गवर्नमेंट बजट, जो हो गया है बेटा यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको यहाँ पर इसमें कोई भी और भी तो टेंशन मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो ये जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपके एग्जाम में बेटा 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर क्वेश्चन को समराइज करें तो पहला क्वेश्चन आ सकता है सर ऑब्जेक्टिव को लेकर, दूसरा आ सकता है वो क्लासिफिकेशन को लेकर, और तीसरा आ सकता है सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनेगा डेफिसिट्स के ऊपर, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको यहां तक बेटा बिल्कुल कहानी समझ में आ गई होगी। बोलो सर किसी को कोई डाउट, कोई टेंशन? पक्का? चलें साहब, सो यहां पर अपन रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।